जय हिंद साथियों। तो घटना चक्र के इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसमें जो भी यूपीएससी का पीटी, यूपीएससी का पीटी और अदर हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आते हैं, जो भी एग्जाम का क्वेश्चन आते हैं, वो सभी को हम इसका घटना चक्र का नोट और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। अगर आप भी कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इसी के इर्द गिर्द में मिलेगा। अगर आप ये पूरा कवर करते हैं तो आपको हिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने भार लेना तथा निजी व्यापार बंद कराया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। तो क्लाइव ने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि वे दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। आगे हैं अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की हैं। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित हैं। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोष से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी, जिसमें सबसे पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष किया 1740 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक। फिर है दूसरी नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक चला। उसके बाद तीसरी है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। पार्थक्य की नीति 1813 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला। फिर है अधीनस्थ संघ की नीति, ये 1858 से 1935 ईस्वी तक चला था। पांचवी नीति है बराबर के संघ की नीति, ये चला है 1935 से 1947 ईस्वी तक। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त फौजदारी
शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय तीन बंगाल हेतु और एक बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए एक नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीश को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दे दिए गए। भारत की प्रशासनिक सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 ईस्वी तक एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी था। बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 6000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेस्ली ये 1798 से 1805 ईस्वी तक ये रहा था। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। 1798 से 1805 ईस्वी तक जो ये किया है, इसने यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजूर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी और बरार दिसंबर 1803 ईस्वी। फिर है सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में, फिर जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये 1804 में ही। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने यानी कि विलियम बेंटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया।
यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में पूर्व कछार के मैदानी भागों 1832 ईस्वी और जयंतिया 1835 ईस्वी की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य में बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, देश को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 ईस्वी को अनुमोदित किया गया था। 1854 ईस्वी में सलीमेन के स्थान पर जेम्स ऑटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। ऑटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 ईस्वी तक अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन आरोप लगाकर फरवरी 1856 ईस्वी को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश हैं सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी, बाघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी तथा करौली 1855 ईस्वी थे। इन विलायों के प्रदेशों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यह ध्यान रखिएगा, करौली को व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ दी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 ईस्वी को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था।
इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इस अधिनियम के नियम 15 XV के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस युद्ध दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1858 से 1880 ईस्वी में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके काल 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थहुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रामकता या की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रामकता शब्द का JWS वाइली ने एडिनब्रा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मायो 1869 से 72 ईस्वी में के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 ईस्वी में ब्रिटेन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एक एजेंट के रूप में नियुक्त के साथ ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक बताया। श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश से गिरा हुआ वज्रपात कहा। आकाश से गिरा वज्रपात SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। सर CP एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 ईस्वी को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए। यानी जो जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं हैं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों को समान कर दी जाए। जैसे यह विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बवंडर खड़ा हो गया।
यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर ठुकराघात बताया। यानी कठोराघात इसलिए बताया क्योंकि भारतीयों को मतलब न्याय करना उन लोगों को पसंद नहीं था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्य प्रतिदिन 9 घंटा तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 ईस्वी में बनाया गया। मयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल वर्ष 1902 ईस्वी में पदभार ग्रहण किया। इसका नाम नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव, यही इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार या तृतीय के नाम से जानते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे एक एक। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? ये है हाँ। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 ईस्वी से 1760 ईस्वी एवं 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा है। 2 नंबर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये देख लीजिए आप आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22-23 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ? 3 मई 1765।
इलाहाबाद की संधि कब हुई? अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1772। इस प्रश्न में त्रुटि है। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बताया गया, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर जनरल 1772 ईस्वी में बना तथा 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर सी सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और नैसैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। नहीं, यह गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य से में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। हाँ। अगला क्वेश्चन है, पहले डिस्कशन देखिए। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 ईस्वी से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम, जो विलियम बेंटिक है, उसका नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक ने व्यपगत के सिद्धांत यानी द्वितीय का सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जयपुर तथा संबलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1854 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया गया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुछ प्रशासन के बहाने से किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह है लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह राजा चैत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यह था वारेन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंधित किससे है? यह है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति रिंग ऑफ फेंस से वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरों की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय बंगाल कंपनी ने इस समय जो है भावना से किया। इस कंपनी के चारों ओर मद्रास बफर स्टेट बनाने के प्रति कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया।
इसमें क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, रिंग ऑफ फेस का नीति किससे संबंधित है? ये है वारेन हेस्टिंग्स। 11 नंबर, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो यह है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डोरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी? यह है लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दुशासन प्रणाली कर्जन के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? यह है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न है, किंतु बी.ए. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहां तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? यह है वारेन हेस्टिंग्स। 15 नंबर पर, बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के समय में। 1806 ईस्वी में बेलोर की विद्रोह सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। बेलोर के विद्रोह को 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। भारत में 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत की विधावध सिविल सेवा कॉवेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत की प्रथम विधा सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए गए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दरोगा को। 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो यह है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ये भारत में इस्तेमारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी के गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी।
यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता? इसका आंसर सी होगा, पहले देख लीजिए। दूसरों के खर्च पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये सही था, जबकि आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, हाँ। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध कराना, नहीं। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, हाँ। डिस्कशन है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति को बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक यह शर्त थी कि संधि स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय अंग्रेजी दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। यह है पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22 का एक सही है। दौलत राम सिंधिया और यशवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में यशवंत राय के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप यशवंत राव होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ये हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नोट, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर होगा हैदराबाद। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो यह होगा लॉर्ड वेलेस्ली। 26 नंबर क्वेश्चन है, उनमें से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यह है, देख लेते हैं क्वेश्चन का क्या दिक्कत है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी मैसूर, हैदराबाद 1798 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, बरार के भोसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी तथा भरतपुर। अंतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये प्रश्न गलत था इसी वजह से। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो यह है हैदराबाद के निजाम। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ
सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम सही नीचे दिए कुट से पता कीजिए। इसका आंसर 1 2 3 4 हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व 29 नंबर है क्वेश्चन। अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि का प्रणाली सूत्रपात किया? यह है लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत स्वराज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह अंग्रेजी की प्रभुसत्ता स्थापित करना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बी सही नहीं है। बक्सर के युद्ध 1764 ये सही है। सहायक संधि ये गलत है। 1800 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनी के लिए भारत का व्यापार 1813 में। भारत अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 ईस्वी प्रथम था। बक्सर का 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 ईस्वी के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित किया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ये लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। 35 नंबर क्वेश्चन है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 ईस्वी को किया। 34 नंबर क्वेश्चन है। सुगौली की संधि हुई थी, यह है 1815 ईस्वी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा ये गलत है। हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही। तृतीय आंग्ल मराठा 17 से 1818 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय। अतः विकल्प डी सही है, सुमेलित नहीं है। विकल्प बी गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जबकि बक्सर के 1764 में हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में लड़ाया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। 33 नंबर। सर थॉमस मुंडो किन वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? सर थॉमस मुंडो 1822 से 1827 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर जनरल रहे। सर थॉमस मुंडो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से तथा असम तथा कुर्ग के आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। 36 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यह है विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग के अछाड़, मैदानी भाग 1832 और जयंती 1835 की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित 39 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजियों और उनके साथियों निजाम और मराठों को देना पड़ा था। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठगों के दमन निम्नलिखित में कौन संबंधित है? यह है कैप्टन स्लीमेन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु के भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न में तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समाज जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन के ठगों से के विरुद्ध कार्यवाही करने के नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को 1826 से 1835 ईस्वी तक के मध्य में बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई। देश को आजीवन निर्वासित किया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह कैप्टन स्लीमेन। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? ये सी होगा 1 2 4। 1 2 4 3 गलत है। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया, ये सही है। दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया, ये सही है। धर्म के परिवर्तन का अयोग्यता का प्रवर्तन, ये गलत है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन विलियम बेंटिक से संबंधित। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया, उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया तथा उसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1 2 और 4 सही है, इस कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो यह है विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 में पारित बंगाल सती विनियम 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष की गई? 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? एक क्लीवलैंड संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को क्रियान्वित किया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को समिति न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई। 1796 ईस्वी के रेगुलेशन 1 के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? यह है कुप्रशासन के आरोप में। लॉर्ड डलहौजी 1846 से 1856 ईस्वी तक रहा। ने अवध का नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर एवं संभालपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी तथा नागपुर 1854 ईस्वी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया? ये होगा जयपुर।
बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 ईस्वी में। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो यह है ग्वालियर। प्रश्न विकल्प में ग्वालियर रियासतों को अंग्रेज द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 84 ईस्वी के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड एलहौजी के शासन में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी व्यापक सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 ईस्वी में किया गया। आगे हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार किया, उन्हें कालानुक्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले देखिए सी आंसर होगा 1 4 3 2 1 4 3 2 एक सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? ये 1856 में अवध का विलय सही है। निम्नलिखित में किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? यह है डलहौजी। डलहौजी। अब है आगे 56 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया। तो यह है अवध, वाजिद अली शाह। 57 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय कब कर्म पर विचार कीजिए। इसका आंसर सी होगा 3 2 1 यानी सतारा, संभलपुर, झांसी। लॉर्ड डलहौजी 58 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन हुआ था? यह है सतारा। 59 नंबर क्वेश्चन है। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? यह होगा सतारा। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यह लॉर्ड डलहौजी। बहुत भी है, ये पूछ देता है सीधे। आगे क्वेश्चन है 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल का भारत आया, इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रेमजे था। 61 नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के समय में। आगे गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के काल 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। 62 नंबर क्वेश्चन है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो यह है नेपियर। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो यह है डलहौजी। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। एक 10 फरवरी 1817 ईस्वी को लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी। तितलिया संधि 10 फरवरी 1817 ईस्वी को हुई थी। इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। दूसरा हुआ 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय है। 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ था। तो यह है प्रश्न में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपना उत्तर निर्धारित किया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? यह होगा जेम्स आउटरम। 1854 ईस्वी में सिलीमेन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही 10 फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यह है लॉर्ड डलहौजी। भारत में
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? ये है मुंबई और थाने। इसको देखिए, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ये 1853 ईस्वी। 69 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? यह है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। 1835 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 ईस्वी को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 71 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे? यह है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा, जो 50,000 पाउंड था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? यह है लॉर्ड कैनिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग फरवरी 1856, मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस समय इस अधिनियम के नियम 15 XV के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किया गया। 73 नंबर क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 इसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? यह है लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? यह है लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो ये इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। ये 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। 77 क्वेश्चन नंबर है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो ये 1877 ईस्वी में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड जो 7वां था को वर्ष 1903 ईस्वी में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। रॉयल शीर्षक अधिनियम अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ये है 1877 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो यह है लॉर्ड एलनबरो ने। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल
लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। निम्न युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है? यह है एक लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कुशल आक्रमणता की नीति का जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 88 में की थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? डी लॉर्ड केनी उच्चतम निष्क्रियता गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सही सुमेलित है? यह सी सही सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था उस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया तथा अन्य तीनों युग सुमेलित है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो यह है 1818 ईस्वी में। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीन संधि की बातचीत की थी? यह है चार्ल्स मैटकॉफ। राजपूताना की रियासत के साथ वर्ष 1817-18 ईस्वी का अधीनस्थ की वार्ता चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 18 ईस्वी में हुआ और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला संपीड़ित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना ने राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुगोली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले को अंग्रेजों को सौंपे थे गोरखा ने। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखें सही सुमेलित इस पर लॉर्ड एलन सिंध का अंग्रेजी राज्य में 1843 में विलय किया। लॉर्ड डलहौजी शासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण किया यानी विलय किया। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में किया। अतः विकल्प सी सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये डी गलत है। ये सही है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय कर डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, विलियम बेंटिंग चार्टर्ड एक्ट 1833 का पारित होना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार विकल्प ही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही है। निम्न में कौन एक चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? डी जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थवुड के काल तक चलती रही। इस नीति को प्राय
जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 69 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? यह है लॉर्ड मेयो। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। 91 क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में अंग्रेजी के समय प्रथम जनगणना हुई, ये हुई मेयो के समय में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू की गई। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? यह है लॉर्ड मेयो। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? यह है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? यह है लॉर्ड मेयो। 95 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर चुनिए। तो यह है सभी क्वेश्चन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, तो हाँ। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, हाँ। यानी कि यह चारों सही है। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 ईस्वी को एक संकल्प जारी किया, जिससे मेयो रेजुलेशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा की आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मेयो रेजुलेशन में ही सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। अतः कथन 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? 96 नंबर क्वेश्चन में, तो यह है मेयो आंसर में। 97 क्वेश्चन नंबर 97, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर कौन था? तो यह है लिटन। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? यह है लॉर्ड लिटन। 99 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? यह है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, क्योंकि लिटन स्टैची कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम से संबंधित है। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल विवाद वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। 100 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो यह है लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाला वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसराय में सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905 यानी 7 वर्ष। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 4 वर्ष। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 6 वर्ष। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी 3 वर्ष। 101 नंबर क्वेश्चन में, भारत स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लेडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लेडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति
नीति इन शब्दों में वर्णन किया। हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन का वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर जानकारी शासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी था। रिपन देश के नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? ये है रिपन, लॉर्ड रिपन। डी नंबर क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? यह है यूरोप के लोगों के मामलों पर सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिससे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती। इस विधेयक पर उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों का सम्मान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विश्वासी अधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिए। अब है 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इसका आंसर है ए। जहां तक अदालतों की दंडिक अपराध अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करना तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया। यह है लॉर्ड रिपन। यह IS 2007 का क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या 200 से अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ न उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बी केवल 2 सही है। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। NM लोखंडे। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ों की मिलों में मजदूरी की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया था। केवल 2 कथन सत्य हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यह है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें जिसमें यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मुद्दों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ये स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड लिटन नहीं है, गलत है। सहायक संधि बेलेजली
राजाभरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंधु, कॉर्नवालिस। अगला है 109 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में 2 शासन प्रणाली लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसे यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन को भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने यह प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। सूची 1 को सूची 2 यानी कि एक सही है। 1 का डी यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था डलहौजी। 2 का ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध। 3 का बी यानी लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन। अब देखते हैं 110 का डिस्कशन। व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों तथा यथा सतारा, जयपुर और संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर तक विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1829 के बंगाल सती रेगुलेशन के 7वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में कर्जन ने किया था। 111 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? तो सी है लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी के समय 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया। 112 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? यह है लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल वर्ष 1902 ईस्वी में पदभार ग्रहण किया और इसी को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 113 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई लॉर्ड कर्जन के काल में। 114 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की स्थापना की? यह है लॉर्ड कर्जन। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस समय गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए विकल्प में मेयो या कैंपबेल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा इस प्रश्न को निरस्त किया। यह गलत क्वेश्चन है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, देख सकते हैं आप यहाँ पे कैंपबेल या मेयो। प्राचीन स्मारक 115 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो यह है लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड धनराशि का आवंटन किया। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। 117 नंबर क्वेश्चन है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? यह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमार एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। इसमें यह होगा 1, 2, 3, 4। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905,
लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्स 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। असैनिक प्रशासन 119 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या कथन बी, ए बी दोनों? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। 120 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है? ये एक और दो दोनों। अंग्रेजों साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, बिल्कुल। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, कलकत्ता निगम जी। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, अतः 2 सत्य है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ और कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, तथापि कर्जन वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था कि मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। अतः इस आधार पर एक भी सत्य माना जा सकता है। आगे है 121 नंबर क्वेश्चन, फुटडाल और राजकरो की रणनीति अपनाई थी। ये कर्जन और मिंटो, फुटडाल और राजकरो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रोत्साहित किया। इस कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के प्रतीक के स्वरूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया। बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि उसे 2 स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम एकता को लड़ाना और दूसरे जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। 122 नंबर क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपना विनाश की तरफ जा रही और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती हुई कि शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक होने। ये कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पेठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को अपपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? यह है लॉर्ड मिंटो। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा दिए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमान के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरोध करना था। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यह है लॉर्ड रीडिंग। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी था। इसके समय चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोले एक्ट का निरसन हुआ। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक्ट सुमेलित नहीं है? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पर अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में समन पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी। जमानत तो जब्त कर सकती थी और यदि वो अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी।
अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। वीरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से गिरा वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रसंगत अन्य तीनों उर्दू में लिखित हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है 126। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? डी वर्नाकुलर प्रेस एक कार्जन गलत है। रिंग ऑफ फेंस की नीति वार्न हेस्टिंग्स, एल्बर्ट विल रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिंग। 127 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? यह है लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली का स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पच्चम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी का स्थानांतरण की घोषणा की गई। अगला 128 नंबर क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए तथा दिए हुए को सही उत्तर चुनिए। देखिए, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी से है, बंगाल विभाजन कर्जन से है, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव से है, तो सामाजिक सुधार बेंटिक से है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित तथा सूची 2 कुछ से उत्तर कीजिए। इसका 129 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटरी एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। यदि विकल्प में वारेन हेस्टिंग नहीं है तो इसका उत्तरवर्ती कार्यवाही कार्यक्रम होगा। 1837 का एक्ट, डलहौजी की नियुक्ति 1858 का एक्ट, मिंटो की नियुक्ति 1935 का एक्ट, बेवेल की नियुक्ति। 130 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संबलपुर 1849 में अंग्रेजों द्वारा विलय, सतारा 1848 में, अवध 1856 में, झांसी 1854 में। 131 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सिक्किम 1835 में सिक्किम के कुछ भाग विलय 1835 में और कुछ भाग का 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। पंजाब 1849, बर्मा, म्यांमार 1886, झांसी 1854। नोट, सिक्किम का पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं किया गया। तो 32 में निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ये उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त से अधिक। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासक जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये हो गया। अगर आप भी कोई भी एग्जाम हो, जैसे बीपीएससी का पीटी दीजिएगा या बीपीएससी का पीआरई 4 दीजिएगा या दरोगा का एग्जाम दीजिएगा या जीएस आधारित जैसे बीएसएससी में जीएस पूछता है या कोई भी बिहार पुलिस हो गया जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए 100% बेनिफिट रहेगा। इधर उधर कुछ नहीं देखिए। अगला हम ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।